वेलकम टू हिस्टोन साइंस अकेडमी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन के बारे में। जब भी हम हमारा एनसीईआरटी खोल कर देखेंगे आपको दो चैप्टर्स बहुत ही कनेक्टेड दिखाई देंगे। इससे जस्ट एक पहले वाला चैप्टर है, उसको बोला जाता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद में आता है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। अगर आप इन दोनों ही चैप्टर्स को सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये दोनों चैप्टर्स हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझाते हैं। या फिर एक बहुत ही आसान सी भाषा में अगर इसको बोला जाए कि इन दोनों चैप्टर्स को पढ़कर ये समझ में आता है कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कैसे काम करता है, किस तरह से कंट्रोल करता है। अब इस पूरे चैप्टर में दो वर्ड्स जो है ये हमको बार बार सुनने के लिए मिलेंगे। एक होगा कंट्रोल और एक होगा कोऑर्डिनेट करना। कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, दोनों में अंतर समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और आप दौड़ लगा रहे हैं, आप भाग रहे हैं। तो जब आप भागेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन या आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी काम करेगी, मसल्स को एटीपी की ज़रूरत रहेगी, तो ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बट सिर्फ हार्ट रेट बढ़ने से एटीपी का जनरेशन नहीं बढ़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज के साथ साथ चाहिए ऑक्सीजन। दोनों को ही सप्लाई करेगा आपका ब्लड, लेकिन ऑक्सीजन को लेने का काम, ऑक्सीजन को बॉडी में इनकॉर्पोरेट करने का काम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो देखिए, हार्ट रेट बढ़ाना या हार्ट रेट कम करना ये कंट्रोल हो गया, इसको रेगुलेशन कहा जाएगा, इसको कंट्रोल कहेंगे। लेकिन हार्ट रेट के साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन को अप या डाउन करना, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। तो जब बॉडी के दो अलग अलग सिस्टम्स साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ में काम करते हैं उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। और इन दोनों ही चैप्टर्स में हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी को या हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को किस तरह कंट्रोल करता है और किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करेंगे हमारे न्यूरल सिस्टम के बारे में कि न्यूरल सिस्टम दो तरीके से काम करता है। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, न्यूरल सिस्टम कौन सी कंडीशंस में काम करता है पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है, न्यूरल सिस्टम देखिए ये उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा जो फास्ट होगी, लेकिन फास्ट होने के साथ साथ शॉर्ट लिव्ड होगी। फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो एक्टिविटीज होती है उनको हमारा न्यूरल सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े हैं और कोई चीज बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है तो आप इंस्टेंटली सामने से हट जाओगे। तो ये जो सामने से हटने वाली एक्टिविटी है इसमें आपके बॉडी के कई सारे सिस्टम्स ने एक साथ काम किया। आपके आईज ने विजन वाला काम किया, आपकी मसल्स ने कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बैलेंस करने का काम किया, तब जाके आप रास्ते से हट गए। तो ये जो भी प्रोसेस हुआ ये बहुत इंस्टेंट हुआ और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ। एक और एग्जांपल देते हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, तो इंस्टेंटली देखिए सुनना और सुनने के जस्ट बाद में उसको प्रोसेस करना, उसका मतलब समझना, ये भी फास्ट है और शॉर्ट लिव्ड एक्शन है। इस तरह के सारे काम जो है ये हमारा न्यूरल कंट्रोल करता है। यानी कि इसके नाम में ही देखिए इसका मतलब लिखा हुआ है, यानी ये जो फंक्शंस होते हैं ये होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स या विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स, विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि ये काम नर्व इम्पल्सेस के थ्रू होता है, एक्शन पोटेंशियल या करंट के थ्रू होता है। तो हमारा ब्रेन ऐसी एक्टिविटीज को जो फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड है, स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, इंस्टेंट होती है, उसको हमारा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड नर्व इम्पल्सेस। बट बॉडी में ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो स्लोली होते रहते हैं, बैकग्राउंड में होते रहते हैं, बट कंटिन्यूसली होते रहते हैं। इस तरह के फंक्शंस जो स्लो है, स्टेडी है, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चलते हैं, कंटिन्यूटी के साथ में चलते रहते हैं, ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन ने इन सारे कामों को आउटसोर्स किया है। और जिस सिस्टम को आउटसोर्स किया है उसको बोला जाता है केमिकल कंट्रोल, और सिंपल लैंग्वेज में या फिर मोस्टली हम उसको हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं।
तो अगर आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इंस्टेंट एंड शॉर्ट लिव्ड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है हमारा न्यूरल सिस्टम, ब्रेन विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। दूसरी बात याद रखिए, जो लॉन्गर प्रोसेसेस होते हैं ब्रेन उसमें कंटिन्यूसली इन्वॉल्व नहीं रहता कि अभी आपने खाना खाया है तो अभी ब्लड में ग्लूकोज आएगा तो चलो ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए अभी 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 फोकस करेंगे, फिर ग्लूकोज कम हो जाएगा, फिर आप दोबारा खाना खाओगे। ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, तो ब्रेन इसमें हमेशा इन्वॉल्व नहीं होता है ऑब्वियसली कंट्रोल करता है, लेकिन उसने ये काम किसी और को दे रखा है, जिसको दे रखा है उसको हम हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं, और उसी को हम इस चैप्टर में और डिटेल में देखने वाले हैं। तो एक बात तो बहुत सिंपल है और क्लियर है कि फास्ट, रैपिड एंड क्विक होने वाले फंक्शंस को न्यूरोनल सिस्टम कंट्रोल करता है, स्लो एंड कंटिन्यूस चलने वाले फंक्शंस को केमिकल सिस्टम कंट्रोल करता है। और देखिए नाम में ही लिखा हुआ है केमिकल कंट्रोल, मतलब ये प्रोसेस ऑब्वियसली ये न्यूरॉन्स या नर्व इंपल्सेस के थ्रू नहीं होता, ये केमिकल मैसेजेस के थ्रू होता है, केमिकल मैसेजेस के थ्रू होता है। और ये मैसेजेस को ही हम बोलते हैं हार्मोन्स, जिनको हम आगे चल के और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे कुछ बातें आपको बताते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, मैं आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलता है। देखिए, you've already learned that the neural system provides point to point rapid coordination among organs। आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये जो कनेक्शन है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, जहां आपका ब्रेन आपके आपके ऑर्गन से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ठीक, बट ऐसा कोई कम्युनिकेशन सेल्यूलर लेवल पे नहीं है, मेरी बात समझिए। सेल्यूलर लेवल पे ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। देखिए, as the nerve fibers do not innervate all cells of the body, आपके न्यूरॉन्स बॉडी के हर सेल, ऑर्गन पे जरूर है, ऑर्गन पे जरूर है, लेकिन सेल्यूलर लेवल पे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस नहीं है। तो बात समझिए कि आपके नर्व फाइबर्स बॉडी के हर सेल्स तक नहीं पहुंचते, तो एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, the cellular functions need to be continuously regulated। बात समझिए, न्यूरॉन्स बॉडी के हर सेल तक नहीं पहुंचता और सेल्स में होने वाले फंक्शंस को कंटिन्यूअस रेगुलेशन या कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पैनक्रियाज के सेल हैं, ठीक है, आपके पैनक्रियाज में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जिनमें से बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। ठीक, इंसुलिन कब आएगा या कब जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लड के अंदर में ग्लूकोज कितना है। ठीक है, तो इंसुलिन या बीटा सेल्स के फंक्शन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस और रेगुलर प्रोसेस है जो डिपेंड करता है ग्लूकोज के ऊपर में। ठीक, तो सेल्स के फंक्शन को कि भैया बीटा सेल्स कब इंसुलिन बनाएंगे, कब इंसुलिन बनाना बंद कर देंगे, या अल्फा सेल्स कब ग्लूकागॉन बनाएंगे, कब ग्लूकागॉन बनाना बंद कर देंगे, या आप अपने थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल लीजिए कि थायराइड हार्मोन्स कब बनेंगे, कब नहीं बनेंगे। ये सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं इनको कंटिन्यूअस रेगुलेशन या मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, एंड देयरफॉर अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। इतना कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, इतना कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग न्यूरॉन्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो दूसरे भी फंक्शंस में साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व है। तो ये काम हमारे ब्रेन ने आउटसोर्स किया है, दे रखा है हार्मोनल सिस्टम को या एंडोक्राइन सिस्टम को। तो याद रखिए, अकॉर्डिंग टू आपका एनसीईआरटी के न्यूरोनल सिस्टम की हार्मोनल सिस्टम की जरूरत क्यों है, ये स्टेटमेंट बताता है कि न्यूरॉन्स सेल्यूलर लेवल पे नहीं जाते, हर सेल को न्यूरॉन का कनेक्शन नहीं है, और सेल्यूलर फंक्शंस को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारी बॉडी में एक डिफरेंट सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है। अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम इज प्रोवाइडेड, एंड दैट स्पेशलाइज्ड सिस्टम
कैरीज इट्स फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, इसी को हम केमिकल सिस्टम बोलते हैं और उन केमिकल्स को यूजुअली हम हार्मोन्स बोलते हैं। और यही आपका एनसीईआरटी भी बोलता है, ये देखिए कि न्यूरोनल फंक्शंस जो होते हैं या न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो उन कामों के लिए होता है जो फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन आपका जो केमिकल सिस्टम रहेगा वो स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेसेस को मॉनिटर करता है। ठीक, अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि ये जो स्पेशलाइज्ड सिस्टम था ये काम करता है, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स। जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, हमने अभी अभी बोला है कि वो काम करता है विद द हेल्प ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड केमिकल्स। इन स्पेशलाइज्ड केमिकल्स को हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हार्मोन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, हार्मोन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो ये चीज़ समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्मोन्स की दो टाइप की डेफिनेशंस है, एक प्रीवियस डेफिनेशन और एक करंट डेफिनेशन। मैं दोनों ही आपको समझाता हूँ। पुराने सिस्टम्स में पहले ये माना जाता था कि whatever is secreted by endocrine glands are called as hormones। अब थोड़ी देर के लिए हम हमारे पॉइंट को यहाँ पे रोकते हैं और बात कर लेते हैं ग्लैंड्स की, क्योंकि यहाँ आपको दो वर्ड सुनने के लिए मिलेंगे, एक होगा एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई बिलीव कि आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता होगी, बट इन शॉर्ट मैं उन दोनों चीज़ों को समझा देता हूँ। ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो देखिए ग्लैंड्स आर सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। ध्यान से सुनिएगा बात, ग्लैंड्स आर सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, आपकी बॉडी के ऐसे टिश्यूज जो कुछ सिंथेसाइज करते हैं, कुछ केमिकल सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं, उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। आपको पता है कि ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दोनों की फंक्शनिंग में क्या अंतर होता है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो अपने केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं। endocrine glands, they release their chemicals directly into blood, directly into blood। अब यहीं से जो जो डेफिनेशन आया है हार्मोनल सिस्टम का या हार्मोन का, जो पुराना डेफिनेशन था, जो क्लासिकल डेफिनेशन था हार्मोन का, वो क्या बोलता है समझिए। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन ये बोलता है कि दीज आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मैं ये बोलूँगा कि क्लासिकल सिस्टम ये बोलता है कि वट एवर केमिकल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो भी केमिकल्स एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं उन्हीं को हार्मोन बोला जाता है। बट याद रखिए ये ओल्डर डेफिनेशन है। क्या है कि केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। इनकी एक खास बात यह है कि दे आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू ब्लड, और एक स्पेशल बात यह है कि दे आर ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन। रिलीज कहीं और से होते हैं, फंक्शन बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पे, दूसरे ऑर्गन पे, दूसरे टाइप के सेल्स पे जाके करते हैं, जिस पे हम आगे चल के बहुत डिटेल में बात करेंगे। दोनों के बीच का अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपने केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं, जबकि एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपने केमिकल्स को डक्ट्स या फिर पाइपलाइन के थ्रू रिलीज करते हैं। एक एग्जाम्पल की हम बात ले लेते हैं, हमारी स्किन पे हेयर सेल्स होते हैं। आप देखोगे कि स्किन पे छोटे 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 ओपनिंग्स होती है, एपर्चर्स होती है, और हमारी स्किन पे कंटिन्यूसली ऑयल और स्वेट रिलीज होता रहता है, जो अभी भी मेरे चेहरे से रिलीज हो रहा है ना। तो स्वेट जो है ये सिंथेसाइज होता है स्वेट ग्लैंड्स के अंदर में, बट रिलीज स्वेट ग्लैंड्स आपकी स्किन के अंदर में है। आपकी स्किन में टोटल 5 लेयर्स होती है, तो आपकी स्किन के अंदर मान लीजिए ये इस तरह से आपकी स्किन है, यहाँ से कोई एक हेयर फॉलिकल निकल के आता है, तो इस हेयर फॉलिकल के बेस पे कहीं एक स्वेट ग्लैंड है और यहाँ से एक छोटा सा पाइप आएगा, तो स्वेट जो है इस पाइप के थ्रू आपके स्किन के ऊपर रिलीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ स्वेट ग्लैंड है, तो स्वेट ग्लैंड अपने केमिकल को यानी स्वेट को ब्लड में रिलीज नहीं करता,
बल्कि वो एक पाइपलाइन के थ्रू रिलीज करता है। तो इस तरह से डक्ट सिस्टम के बेसिस पे जो ग्लैंड्स काम करते हैं उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी है, आपने पैनक्रियाज पढ़ा है, वो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में कभी आपने सुना होगा कि पैनक्रियाज जो है ना, बाइलरी डक्ट होता है, बाइल रिलीज होता है, एक पाइपलाइन के थ्रू आपके इंटेस्टाइन के अंदर में रिलीज होता है। तो ऐसी हर चीज़ जो किसी पाइपलाइन के थ्रू रिलीज होती है वो रहेगा आपका एक्सोक्राइन सिस्टम, और ऐसे केमिकल्स जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाते हैं वो आएंगे आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ गई है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स था वो ये बोलता था कि भाई साहब ऐसा हर केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो रहा है, और किसी डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन पे जाके कहीं दूर जाके काम करता है, उसको बोला जाता है हार्मोन। बट इस क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक है सर, प्रॉब्लम क्या है? तो हमने ये देखा कि बॉडी में और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्चुअल में ग्लैंड नहीं है, बट दे सिक्रीट सम केमिकल्स जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हार्मोन की डेफिनेशंस को मॉडिफाई किया जाए। जब हार्मोन्स की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया तो हमने बोला, आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जो आगे आपको बताऊंगा, कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहली बात, हार्मोन्स न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अब सर इसका क्या मतलब हुआ कि हार्मोन्स न्यूट्रिएंट्स नहीं होते? फॉर एग्जांपल आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात ले लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स आप खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, प्रोटीन से भी आप एनर्जी निकाल सकते हो, फैट से भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो हार्मोन्स एनर्जी गिविंग नहीं होते, बात समझिए। नॉन न्यूट्रिएंट का ये मतलब नहीं है। एक्चुअल में आप कंपोजिशन आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन्स बाय नेचर। ध्यान से समझिए मेरी बात, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन्स बाय नेचर। सम आर प्रोटीन्स, सम आर पेप्टाइड, जिसको हम आगे और डिटेल में बात करेंगे इससे रिलेटेड। तो सम हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस, दे आर द चेन ऑफ अमीनो एसिड, लॉन्गर चेन। सम आर पेप्टाइड्स, शॉर्टर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, बट यहाँ से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती, नॉन एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेज, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहली बात, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, ठीक। दूसरा, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेल्युलर मैसेंजर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंटरसेल्युलर मैसेंजर, सेल सेल के बीच में कम्युनिकेशन, और इसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो बात को समझिए, जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हार्मोन है वो ये बोलती है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स इंटरसेल्युलर केमिकल मैसेंजर्स। नाउ व्हाट आर इंटरसेल्युलर केमिकल मैसेंजर्स? बात समझिए, हमारी बॉडी, हमारे सेल्स आपस में सिग्नलिंग करते हैं। विद इन द सेल भी सिग्नलिंग होता है, बिटवीन द सेल्स भी सिग्नलिंग होता है। अदरवाइज कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाएगा? आपकी बॉडी का एक सेल बाजू वाले सेल को कैसे मैसेज दे पाएगा, है ना? क्योंकि वो आपस में बात तो कर नहीं सकते कि भाई आपका हार्ट का सेल बोल रहा है कि ओ भाई आपके रेस्पिरेटरी सेल्स को के रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाइए, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो केमिकल्स के थ्रू होता है, कोडेड लैंग्वेज में होता है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशंस की हम बात कर लेते हैं, इसको हम सेल्यूलर मैसेजिंग या इंटरसेल्यूलर मैसेजिंग की भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैसेजिंग किस टाइप की होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। इंटरसेल्यूलर मैसेजिंग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये 3 टाइप की होती है। एक होता है ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन मैसेजिंग। ऑटोक्राइन मैसेजिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपका सेल विल रिलीज अ केमिकल, योर सेल विल रिलीज अ केमिकल। ये केमिकल उसी सेल में किसी ऑर्गेनल के पास में जाएगा और फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा। तो ध्यान से सुनिए, आपका सेल एक केमिकल रिलीज करता है और ये केमिकल जो है ये या तो स्टिमुलेट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा। सर क्या चीज़? तो फंक्शन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा बात, फंक्शन ऑफ सेम सेल, ठीक है। तो ये विद इन द सेल होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है,
ठीक है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। ठीक, मान लीजिए ये है, यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक प्रोटीन बनाया, एक एंजाइम बनाया, और अब ये एंजाइम जो है ये किसी और सेल ऑर्गेनेल के ऊपर में जा रहा है। मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर में जा रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया को बोल रहा है कि भाई साहब एटीपी सिंथेसिस को बढ़ाइए। तो जब ये प्रोटीन आएगा तो माइटोकॉन्ड्रियाज एटीपी सिंथेसिस को बढ़ाएंगे, और जब ये प्रोटीन नहीं आएगा तो माइटोकॉन्ड्रियाज एटीपी सिंथेसिस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक, तो ये इस टाइप का जो सिग्नलिंग होता है इसको हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो रहेगा वो विद इन द सेल होता है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो होता है वो विद इन द सेल होता है, विद इन द सेल होता है। सेल अपने ही किसी फंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए केमिकल मैसेंजर्स को यूज करता है। ठीक है, दूसरा जो मैसेजिंग का पैटर्न है इसको बोलते हैं पैराक्राइन सिस्टम। दूसरा जो मैसेजिंग का पैटर्न है इसको बोला जाता है पैराक्राइन सिस्टम। सर पैराक्राइन सिस्टम में क्या होता है, तो देखिए वन सेल विल रिलीज अ केमिकल, one cell will release a chemical. This chemical will go to adjacent cell और उस adjacent cell में जाके वो उसके किसी फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है। पड़ोस के सेल की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना है या कम करना है, तो सेल अपने पास से केमिकल जनरेट करता है। ये केमिकल ये एंजाइम, ठीक है, या ये हार्मोन एडजेसेंट सेल में जाता है, और एडजेसेंट सेल में जाने के बाद में उसकी फंक्शनिंग को या तो स्टार्ट करता है या स्टॉप करता है। ठीक है ना, इस टाइप की अगर सिग्नलिंग होती है बिटवीन द सेल तो इसको हम बोलेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन ऑटोक्राइन में क्या होगा कि सेल अपने ही फंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए किसी केमिकल की हेल्प लेगा। और थर्ड जो कैटेगरी है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है भाई साहब एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो हमने बोला कि हमारे ग्लैंड के जो सेल्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सेल्स हैं, ये एक केमिकल सिक्रीट करेंगे। इन्हीं केमिकल्स को हम नाम देते हैं हार्मोन। बट ये हार्मोन्स उस सेल में काम नहीं करेंगे, एडजेसेंट सेल में भी काम नहीं करेंगे। ये हार्मोन डिस्टेंटली यानी दूर कहीं लोकेटेड ऑर्गन पे, सेल्स पे, टिश्यूज पे काम करेंगे। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग की एक खास बात ये होती है कि सेल जो सिग्नल्स को यूज करता है, जिन केमिकल्स को यूज करता है, दीज केमिकल्स दे ट्रैवल टू अनदर पॉइंट और वहां जाकर एक्टिविटी शो करते हैं। अब अगर ट्रैवल करना है तो आपकी बॉडी का ट्रैवलिंग एजेंट क्या है, आपकी बॉडी का ट्रैवलिंग एजेंट है आपका ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में होगा ये कि सेल्स अपने केमिकल्स को, अपने हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज कर देंगे, ब्लड उसको लेकर जाएगा अपनी XYZ लोकेशन के ऊपर में। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए ये आपका थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड, इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड अपने फंक्शंस करता है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाता है, बट थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स डिपेंड करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन के अंदर है, ठीक है, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बॉडी का। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो अभी आगे इस चैप्टर के अंदर में और आने वाले ट्यूटोरियल्स में आएंगे, तो बात समझिए मेरी। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है आपके थायराइड ग्लैंड को। आपका थायराइड ग्लैंड सिर्फ तभी हार्मोन बनाएगा जब उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड केमिकल्स को रिलीज करता है ब्लड में, ब्लड जाता है थायराइड ग्लैंड पे, तब जाके थायराइड ग्लैंड अपने खुद के हार्मोन्स बनाता है। बात समझ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करेगा ब्लड में, हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके जाएगा थायराइड ग्लैंड में और वहां जाकर वो अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। ठीक, तो यहां आप देखिए हार्मोन का सोर्स क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, बट साइट ऑफ एक्शन क्या है, डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन, वो है आपका
थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इस तरह की फंक्शनिंग होती है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में। और एक और चीज़ होती है जिनको फेरोमोन्स बोलते हैं, बट वो बिटवीन ऑर्गेनिजम्स होती है, उस पर हम बात नहीं करेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट, ठीक है। तो ये हुआ सेल सिग्नलिंग के बारे में। और अब वापस से कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करते हैं हार्मोन्स की मॉडर्न डेफिनेशन के ऊपर में। तो मॉडर्न डेफिनेशन में बोला कि भैया हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, और कैसे हैं, तो हमने बोला कि इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। चलिए एक और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन और एंडोक्राइन की, ठीक है। देखिए ऑटोक्राइन क्या होता है, ठीक। ऑटोक्राइन क्या होता है, एक बड़ी घटिया एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक घर है, उस घर में एक भाई और बहन दोनों रहते हैं, ठीक है। मम्मी ने बहन को बोला कि जाके भाई को उठा दो, मम्मी ने बहन को बोला कि जाके भाई को उठा दो, या भाई को बोलो कि XYZ काम कर दे। तो ये जो भी फंक्शनिंग हो रहा है ये विद इन द सेम हाउस हो रहा है, मतलब ये ऑटोक्राइन फंक्शन है। यहाँ बहन एक केमिकल मैसेंजर के जैसे काम कर रही है, ठीक है, जो उसी सेल में उसी घर में जाके अपने भाई को या तो स्टिमुलेट कर रही है या फिर इनिबिट कर दे रही है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑटोक्राइन फंक्शन। एक और घटिया एग्जांपल लेते हैं अब पैराक्राइन फंक्शन के बारे में। सर इसमें क्या रहेगा, ठीक है। तो समझिए, मान लीजिए कि आपके घर में आपके घर में जो जो पानी आता है, या फिर ये समझिए कि आपके मम्मी ने आपको बोला कि जाओ बाजू वाले घर में जाओ और उनको बोलो कि आपके घर का पानी बह रहा है, आपके घर का जो 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 पानी है वो लीक हो रहा है, पानी बह रहा है, आपकी टाकी भर गई है, उसको बंद कर दीजिए, मोटर बंद कर दीजिए, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक घर से आप निकल रहे हो, बाजू वाले घर पे जा रहे हो, और कोई तो भी फंक्शन को स्टार्ट या स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। इस तरह की जो सिग्नलिंग है ये है आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब बात करते हैं थर्ड की, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब इसमें बात सिर्फ पड़ोस के घर की नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसमें ये रहेगा कि आपके मम्मी ने आपको बोला कि जाइए XYZ रिलेटिव के घर पे जो आपके घर से काफ़ी दूर है ना। तो आप गाड़ी वाड़ी, ऑब्वियसली आपको ट्रैवल करने के लिए कोई सोर्स लगेगा ना, ठीक है। तो आप डिस्टेंटली लोकेटेड रिलेटिव के घर पे जाएंगे, जो आपके ना तो घर में रहते हैं ना पड़ोस में रहते हैं, पॉसिबिलिटी है आपके शहर में रहते हैं लेकिन कहीं दूर रहते हैं, तो आपको ऑब्वियसली ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शनिंग हो गया, ये हो गया आपका एंडोक्राइन फंक्शनिंग। चलिए फिर वापस से अपने टॉपिक के ऊपर में आते हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे थे हार्मोन्स के बारे में और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स के बारे में। तो भाई साहब मॉडर्न डेफिनेशन हार्मोन बोलता है कि नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स होते हैं। अब आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशंस में, बहुत ही मिनिमम कॉन्सेंट्रेशंस में हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है जो एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन्ड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर में ये 3 प्रॉपर्टीज, वो डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन वाला पार्ट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में ये 3 चीजें मेंशन्ड है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स आर इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ हार्मोन्स, ठीक। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं हार्मोन्स से रिलेटेड, ओके। चलिए